धन्यवाद डॉक्टर फतेह सिंह साहब। छोटी से छोटी कहानी हो या बड़ा से बड़ा उपन्यास हो, उसके प्रेरणा का एक क्षण आता है और उस क्षण का विस्फोट होता है जिससे सृजन होता है। और लेखक के इस क्षण को जानना अपने आप में बहुत रोचक होता है कि वो कौन सी बातें थी जिसके कारण वो लिखने को मजबूर हो गए। दरअसल इस तरह के उपन्यास जो बहुत लंबी मेहनत मांगते हैं, करीब 4 वर्षों तक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने इसके लिए ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया। कई निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत निकल रहे थे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके कौन सा तथ्य अधिक सही हो सकता है उसको देख करके उमादेव का उपन्यास आगे बढ़ाया। मेवाड़ के कैलवा गांव के पास में उमादेव की एक समाधि अभी भी बनी हुई है। वहाँ पे लोग जाते हैं, यात्राएं चढ़ाते हैं, अपनी शादी विवाह के बाद में जाते हैं। और इस तरह से उमादेव के चरित्र को लोक ने तो अमर रखा ही, लेकिन साहित्य में भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर आपने अमर कर दिया। आपको आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए बहुत बधाई। सभी सभागार के सारे सदस्यों की ओर से बहुत मित्रों, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाई करने के बाद में जब शैलेश भारतवासी सोशल मीडिया को टटोल रहे थे, अपने ब्लॉगर लिख रहे थे, तो उस समय उन्होंने किताब छापने का पैमाना यह रखा कि सोशल मीडिया पर कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और उस समय कई लेखकों के नाम आए, उसमें एक बाड़मेर के किशोर चौधरी थे और एक जो आज हमारे बीच है संजय व्यास थे। और इनको टटोल कर उन्होंने इनकी पुस्तकें छापी। डीडी भारती पर आपका एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था और उस प्रकाशन में आपने उस इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि मेरा जो मापदंड था वो केवल सोशल मीडिया था। जिस सोशल मीडिया को हम इतना दुत्कारते हैं, उस सोशल मीडिया को आधार बनाकर आपने प्रकाशन प्रारंभ किया। और उन्होंने स्वीकार किया कि किशोर चौधरी का जो पहला संस्करण आया वो मेरे अकल्पनीय रूप से जल्दी खत्म हो गया और तुरंत ही हमें उसका दूसरा संस्करण भी छापना पड़ा। और उसके बाद में प्रकाशन की लाइन में ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये आमतौर पे जो हिंदी लेखकों और हिंदी पुस्तकों के लिए बात कही जाती है कि किताबें कौन पढ़ता है, किताबें बिकती नहीं है, इसको इन्होंने खारिज कर दिया। और ये पहले हिंदुस्तान के प्रकाशक हैं इस दौर के जिनके कई लेखक लखप्रति है। लखप्रति का अर्थ जिनकी प्रतियां 1 लाख से अधिक छापी गई और बाँची गई। ये शैलेश भारतवासी का कमाल है। इन्होंने निखिल सचान के नमक स्वादानुसार, जिसे हिंदी का सबसे लोकप्रिय कहानी संग्रह कहा गया, छापी थी। उसके बाद चौथी किताब और बाद में उन्हीं की एक पापा मैन पुस्तक आई थी जो लिखने के दरमियान ही उस पर फिल्म बनने लग गई थी। लेखक की लोकप्रियता का यह आलम नीलोत्पल मृणाल में भी देखा जा सकता है जो हिंदी अखबार से छपी थी। डार्क हाउस, जिसके अब तक 7 संस्करण आ चुके हैं। 84 सुशोभित जो बहुत प्रसिद्ध है सोशल मीडिया पर, जिनके हजारों फॉलोअर हैं, उनके माउथ ऑर्गन। अविनाश मिश्र की वर्षावास, किशोर चौधरी की तो आप जानते हैं चौराहे पर सीढ़ियाँ, छोरी कमली, कालोठियों से बातें बेवजह, नीरज मुसाफिर के हम सफ़र, एवरेस्ट। इस तरह जैसे अभी विजयश्री तनवीर जो अभी अपनी एक सिस्टर लिसा की रान पर किताब के लिए अभी बहुत चर्चित रही है, उनके पहली चर्चित किताब अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार आपने ही छापी थी। ललित कुमार की विटामिन, जिंदगी और बैसाखियों से बड़ी जिंदगी, ये मैं वो किताबें केवल आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिनके कई संस्करण निकलते रहे हैं। 2015 के विश्व पुस्तक मेले में आपकी टीम ने एक नया नारा दिया, एक टैगलाइन दी, और वो टैगलाइन थी नई वाली हिंदी। अभी नई वाली हिंदी क्या होती है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। और इस नई वाली हिंदी को आपने जगह जगह बार बार व्याख्यायित किया है और यह टैगलाइन इतनी लोकप्रिय हुई कि हिंदी युग ने उस साल भी सबसे अधिक किताबें बेचने का अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। तो आप सभी की ओर से मैं शैलेश भारतवासी साहब को आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें और अपने विषय पर बात करें।
नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबसे पहले तो मैं हरिदास जी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा और मतलब जो एक तरह की प्रेरणा भी देता है कि इस कार्यक्रम के सिलसिले में जब इन्होंने पहली बार बातचीत की उसके बाद से जिस तरीके से कार्यक्रम के बारे में लगातार मुझे अपडेट रखा और मुझसे अपडेट लेते रहे और यहाँ आने के बाद मतलब यहाँ आने से पहले कौन लेने आएगा और वो लेने आने वाला व्यक्ति भी लगातार संपर्क में रहा, ये खुद भी संपर्क में रहे सुबह से। तो मैं ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि इतने निश्चित तौर पे इनके पास संसाधन सीमित ही होंगे। मतलब जिस तरह के आजकल लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं जिसमें कि करोड़ों की पूंजी होती है, उसमें बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बार मुझे भी जाने को मौका मिला बतौर वक्ता, वहाँ पर भी कहीं पर भी मैंने इस तरह की हॉस्पिटैलिटी नहीं देखी। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप मर्सिडीज गाड़ी ही भेजें। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसका लगातार ध्यान रख रहे हैं और वो ध्यान रखना छोटी छोटी भावनात्मक चीज़ों से हो सकता है और जिसमें मुझे नहीं लगता कि इनके बराबर, मतलब मैंने अभी तक ऐसा कहीं पे भी सर अनुभव नहीं किया। अभी हमने अपना पिछले वर्ष पहला हिंदू उत्सव किया किशोर चौधरी की चौराहे पर सीढ़ियाँ के 10 वर्ष पूरे होने पर, और बाड़मेर में किया था। तो हमारे पास भी संसाधन सीमित थे और इस तरह की कोशिशें हमने भी की कि इस तरह का ध्यान रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में इनके बराबर सफल रहा हूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके इसमें सफलता पाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहीं आकर के मैंने उस पर ध्यान दिया कि संयोग से जो ये आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान है, इसका 50% शेयर मेरे पास है। अभी मैंने गौर किया कि इसमें 4 बार जो सम्मानित लेखक हैं उसमें से 2 लेखकों को प्रकाशित करने का जो अवसर है वो हमें मिला है। एक तो राहुल कुमार गोयल की एक किताब हमने प्रकाशित की थी, समय की नदी पर पुल नहीं होता। ये मैंने अभी जब इन्होंने राहुल कुमार गोयल का नाम लिया, इन्होंने राहुल गोयल बोला, हमारी किताब पर उनका नाम राहुल कुमार गोयल लिखा हुआ है, समय की नदी पर पुल नहीं होता। और दूसरा फतेह सिंह भाटी की पहली किताब पसंती ठंड जो हमने प्रकाशित की। तो 50% हिस्सेदारी इस मामले में हमारी है। तो हालांकि ये संयोग है, इसमें इनके ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन है। तो मुझे जो विषय दिया गया है बात करने के लिए वो मेरी पसंद का विषय है और मेरे द्वारा ही चयनित विषय है, नया समय, नई हिंदी और नया प्रकाशन। तो अभी जैसे कि इन्होंने प्रकाशन के बारे में जो जिक्र किया कि उसमें कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मतलब क्योंकि उसमें कुछ तथ्यात्मक रूप से मुझे त्रुटि दिखलाई पड़ी। एक तो ये कि मतलब सोशल मीडिया को प्रकाशित करने के लिए हमने सोशल मीडिया के फॉलोअरशिप को आधार बनाया। शायद मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा। मैंने ये जरूर कहा होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हमने अपने द्वारा प्रकाशित किताबों को बेचने में। सोशल मीडिया का जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन सोशल मीडिया पे कौन कितना पॉपुलर है उसको इसलिए भी आधार नहीं बनाया क्योंकि पिछले जैसे हमने प्रकाशन 2010 में शुरू किया और लेकिन हम उसकी एक तरीके से व्यवहारिक शुरुआत 2012 मानते हैं, जब संयोग से हमें किशोर चौधरी की पांडुलिपि मिली। मैं एक्सीडेंटली प्रकाशन की दुनिया में आया था। मेरे परिवार में किसी किस्म का किसी ने कभी कोई प्रकाशन का व्यवसाय न देखा न समझा। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी और अभी भी मेरे घर वाले प्रकाशन और मुद्रण मतलब मुद्रक में फ़र्क नहीं जानते हैं अभी तक, अभी भी उनको समझाना मुश्किल होता है। तो उस तरह का कोई अनुभव नहीं था और ऐसे ही मैं प्रकाशन की दुनिया में कूद पड़ा था। ब्लॉगिंग से कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था तो अपने सर्वाइवल के लिए।
लेकिन सही दिशा या सही ऊर्जा, सही प्रेरणा तब मिली जब किशोर चौधरी की पांडुलिपि हमें मिली और उस पांडुलिपि के मिलने के बाद उस मतलब मिलने पर भी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये कोई जादुई चीज़ हमें हाथ लगी है जो हमारे काम आएगी, लेकिन इस तरह से काम आएगी हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई अक्टूबर 2012 में, और उस समय हमने मात्र उसकी 500 प्रतियां ही छापी थी। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो समकालीन हमारे प्रकाशक हैं और जो हमसे पुराने प्रकाशक भी हैं, उन लोगों से जो बातचीत होती थी वो ऐसा ही बताते थे कि हम भी ज़्यादातर पुस्तकों के 250 और 500 के संस्करण छापते हैं। तो हमें लगता था कि जब सारे बड़े लेखक, स्थापित लेखकों की ऐसी स्थिति है और उस 2010 से 2012 की हमारी पुस्तकों की भी ऐसी स्थिति थी कि हम किसी भी किताब की सैकड़ा को पार नहीं किए होंगे, बहुत सारी किताबें दहाई के आंकड़े को भी नहीं पार करती थी। तो हमें लगता था कि कमोबेश यही स्थिति होती है और इसमें इतना ज़्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत गंभीरता से भी इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब किशोर चौधरी की वो पुस्तक खत्म हुई, उसके बाद हमें समझ में आया कि असल में हम वो नहीं छाप रहे हैं जो लोगों को पढ़ना है। मतलब हम लोग जिस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं या लोगों को जो चीज़ें अपील कर सकती हैं, लोगों को जो चीज़ें हिट कर सकती हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। तो हमने उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश की और उस कोशिश में लगातार सफलताएं मिलती गई। उसमें जिसकी सवारी हमने की वो था इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो इसको इस तरीके से देखना होगा। खैर, अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। तो समय लगातार परिवर्तनशील है और हर समय को हम नया समय ही बोलेंगे, लेकिन आमतौर पे आप समय को मतलब, क्योंकि समय बहुत बड़ी इकाई भी है, मतलब क्योंकि छोटी इकाई नहीं है। हम पृथ्वी की भी आयु कई अरब वर्षों और खरब वर्षों में देखते हैं। एक ग्रह, एक नक्षत्र की आयु भी बहुत लंबी होती है। हमारी आयु बहुत छोटी है, लेकिन समय असल में बहुत लंबा, मतलब समय की आयु हमारी परिकल्पनाओं से बाहर है। लेकिन हम समय को हर समय नया कहते हैं, लेकिन इतना लंबा होने की वजह से हम दशकों में बांट कर देखते हैं कुछ नई प्रवृत्तियों को समझने के लिए, या सदियों में बांट करके देखते हैं। तो और उस हर समय की अपनी एक पहचान होती है और उस पहचान से ही उसको हम परिभाषित करते हैं। तो हमारे लिए विशेष तौर पे जो 21वीं सदी है और ये 21वीं सदी के जो 2 दशक बीते हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव हमने देखे। उन बदलाव में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इंटरनेट लेकर के आया। मतलब वो अच्छा बुरा बदलाव हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं बदलाव। तो इंटरनेट ने एक तरीके से समय को, मतलब समय की प्रवृत्तियों को बदल दिया। तो हमने क्या किया कि इस समय की जो भाषा है, इस समय की जो प्रवृत्ति है, इस समय का जो साहित्य है, उसको एक किस्म का नया नाम दे दिया, उसको दिया नई वाली हिंदी। ये नई वाली हिंदी चली आ रही हिंदी से किसी भी तरह से अलग नहीं थी, बस वो उतनी ही अलग थी जितना कि नदी में पानी गुजर जाता है, जितना कि मतलब आज इस पल का जो नदी का किसी एक बिंदु का पानी वो उस वक्त का पानी नहीं होगा, मतलब उसके अगले पल का पानी नहीं होगा। वो ऐसी भाषा की बात है कि भाषा जो आज 21 मई 2023 को होगी, वो 20 मई 2023 को नहीं होगी, मतलब वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हमने उसको रेखांकित कर दिया और आमतौर पर रेखांकित करने के अपने फायदे होते हैं, उसमें लोगों का एक आकर्षण बनता है। ये मैं अपने अध्ययन, अपने अवलोकन से बता रहा हूँ। तो हमने इस समय की लेखन प्रवृत्तियों, इस समय की रचनात्मक प्रवृत्तियों, इस समय की भाषा, इस समय के भाषाई प्रयोग को नई वाली हिंदी का नाम दिया। नई वाली हिंदी में हमने एक और चीज़ क्या की कि हमने भदेश को सेलिब्रेट करना शुरू किया। भदेश का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने ये गौर किया, हमने देखा कि आमतौर पे मेन स्ट्रीम हिंदी में, मुख्य धारा की हिंदी में, जैसे कोई व्यक्ति अगर राजस्थानी, मतलब उसकी हिंदी में बहुत अधिक राजस्थानी है, तो लोग उसको आमतौर पे कहते हैं आंचलिक है, ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं हो सकता। बहुत अधिक हरियाणवी है तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये शुचितापूर्ण नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतलब मेरा जो अध्ययन या अवलोकन था, हमने क्या किया कि उसी को मेन स्ट्रीम करना शुरू किया। हमने कहा कि जो ये व्यवहारिक हिंदी है,
जिसको एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश का, एक बिहार का या अन्य जगहों का व्यक्ति बोल रहा है, उसको ही साहित्यिक भाषा का हिस्सा होना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमें अकल्पनीय रूप से सफलता मिली। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा, बहुत सारे लोग उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किए। तो नई वाली हिंदी ने एक तरीके से उनको पर दे दी, मतलब जो लोगों को लोग जो है एक तरीके से स्थानीय बोल करके या अशुद्ध बोल करके खारिज कर रहे थे, हमने उनको कहा कि नहीं, ये ठीक हिंदी है, यही हिंदी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो नए समय की लेखन प्रवृत्तियों को हमने रेखांकित किया नई वाली हिंदी के तहत, और उसमें हमने यही किया कि भदेश को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया। तो एक तरीके से जो भाषा है, एक तरह से जीवित भाषा साहित्य का हिस्सा बनी। साहित्य मतलब भाषा के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था, कोई एक प्रेशर नहीं था कि नहीं आपको इसी खाके में रहना, खाके से आपने मुक्त कर दिया। अब अगर मैं नए समय में प्रकाशन की बात करूं तो प्रकाशन की नया समय प्रकाशन के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे अधिक जो रोल है वो ई कॉमर्स का रहा। ई कॉमर्स का मतलब कि जैसे जहाँ से आप सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स, उसने क्या किया कि हम जैसे जो कम पूंजी के व्यवसायी थे, जैसे हम प्रकाशक हुए, तो किताबों की बात करें तो हमारे जैसे जो कम पूंजी के प्रकाशक थे, कम संसाधन के प्रकाशक थे, उनको उसने पर दिया बहुत सीमित संसाधन में। जैसे अगर मैं एक उदाहरण की तरह समझाऊं कि जैसे अगर हमने किसी किताब की 500 प्रतियां प्रकाशित की और इस देश के ज़्यादातर हिंदी पाठकों तक पहुंचना था पहले, तो ये लगभग नामुमकिन था। कैसे नामुमकिन था कि उतनी प्रतियों में पहुंचा भी नहीं जा सकता था। हमें मान लेते हैं कि इस देश में 500 ऐसे पाठक थे जो अलग अलग जगह छितराए हुए थे, लेकिन उन तक पहुंचना संभव नहीं था पारंपरिक तरीके से। उन तक पहुंचना, अगर 500 तक पहुंचना है तो शायद 50,000 की संख्या से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आपको सीमित संख्या में हर जगह प्रतियां भेजनी होती। ई कॉमर्स ने क्या किया कि उन्हीं छितराए हुए पाठकों को एग्रीगेट कर दिया और जिनको चाहिए उन तक पहुंचा दिया। तो एक ये चीज मतलब मार्क करने वाली है कि ई कॉमर्स ने बिजनेस के तमाम जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं उन सब को बदला है। तो उसने प्रकाशन की दुनिया को भी बदला, उसकी वितरण प्रणाली को काफी सरल और सुगम बना दिया, एक चीज। दूसरी चीज, नए समय में जो सोशल मीडिया का जो, जैसे आप सब लोग अब ज़्यादातर लोग जुड़े ही हैं, उसने ई कॉमर्स ने वो सुविधा दी और सोशल मीडिया ने वो प्रसार दिया। मतलब सोशल मीडिया ने उन लोगों तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उस सोशल मीडिया की मदद से आपका लोगों तक पहुंचना आसान हुआ, लोगों को प्रेरित करना आसान हुआ कि आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। जिस सभी रुचि के जो लोग हैं उन तक पहुंचना आसान हुआ। इसके अतिरिक्त नए समय में मुद्रित किताबों के अलावा ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, जब आप उसका ई बुक एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है किताब का, जो आपके डिवाइस के हिसाब से जो आप पढ़ते हैं वो अपने साइज को परिवर्तित कर लेता है। मतलब जैसे अगर मैं कोई किताब है जिसमें 50,000 शब्द हैं और किताब के रूप में वो 200 पृष्ठ का है, लेकिन हम पढ़ने में अगर उसको अपनी सुविधानुसार बड़ा कर दें तो वो 2000 पृष्ठ का अगले ही पल हो जाएगा, जिसको ऑटो टेक्स्ट फ्लो कहते हैं कि वो टेक्स्ट जो है अपने आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से वो फ्लो हो जाएगा। छोटा करेंगे छोटा कर देगा, मतलब रिस्पॉन्सिव होगा, आपके हिसाब से चलेगा। तो वो उस तरह की तकनीक को ई बुक बोलते हैं। तो ई बुक एक नया आयाम आया जिसमें लोगों के लिए किताबों को लगातार, जो यात्रा में रहते हैं या हर जगह किताब अपनी लेके नहीं जा सकते, या ऐसे लोग जिनके पास किताबों की, बड़े शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे रहने की जगह ही कम है, किताबों के लिए जगह और कम है, उन जगहों पे उन लोगों के लिए भी एक सुविधापूर्ण मतलब तकनीक बना हो और उस माध्यम से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इसके अतिरिक्त ऑडियो बुक, मतलब किताबों के ऑडियो संस्करण, जो किताब हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं उन्हीं को कोई
प्रोफेशनल्स ऑडियो में परिवर्तित कर दे रहा है और बहुत सारे लोगों को वो विधा भी बहुत पसंद आ रही है। तो ये जो नए समय में तकनीक ने नए किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उससे भी प्रकाशन की दुनिया को प्रसार मिला। अब हम आते हैं, क्योंकि अब 20 मिनट का समय है, मेरे पास 3-4 मिनट और हैं, कि चुनौतियों के बारे में। जब आज एयरपोर्ट पे राठी साहब से मुलाकात हुई तो उस विषय पे मैं बात भी कर रहा था। ये सब अच्छी चीज़ों के बावजूद भी मुझे कुछ चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण लगती हैं। जैसे अभी हरिदास जी ने जब कहा कि इनकी कुछ लेखक लखप्रति हैं, इसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट और बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ई-कॉमर्स ने छितराए हुए पाठकों को एग्रीगेट तो कर दिया है, लेकिन पाठक संख्या में किसी किस्म की वृद्धि नहीं की है। हमें ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे मुझे लगता है कि पढ़ने की कभी कोई परंपरा नहीं रही, मतलब हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं रहे। हम एक बीच का समय आता है जब वो, मतलब मैं उस दौर में नहीं था, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धार्मिक की हर एक, मैं अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति से मिलूं तो उसकी बात करता है वो, लेकिन उसके पदचिन्ह मुझे कहीं दिखते नहीं है, मतलब किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में, अब वो मिट चुके हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे जीन में वो मतलब उसकी उपस्थिति नहीं है। 400 साल की परंपरा नहीं है, क्योंकि 400 साल में, वैसे आज हम पिज़्ज़ा बर्गर को वो बोलते हैं जंक फूड, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब ये 400 साल हो जाएंगे तो ये हमारे लिए मुख्य आहार की तरह हमारा शरीर उसको अडॉप्ट करेगा। तो उस तरीके की चीज़ हमारे भारतीय परिवेश में पढ़ने की, और विशेष तौर पर हिंदी प्रदेशों में मेरे अवलोकन में नहीं दिखलाई पड़ती है। तो एक तो क्या है कि नए तकनीक ने ये जो पहुंचने में मदद तो की, लेकिन जो थोड़े बहुत भी पढ़ने वाले थे उनको उनसे विलग कर दिया, उससे उसको विमुख कर दिया। आमतौर पे अब कोई पढ़ता हुआ कहीं पे भी नहीं दिखलाई देता है, मुझे कम दिखलाई देते, बहुत कम है भारत जैसे बड़े देश में। तो और आने वाले समय में मुझे ये और कम होने की संभावना लगती है। उसका एक कारण मैं अपने तरीके से देखूँ, जैसे मैं इस वर्ष लगभग 40 वर्ष का हूँ, तो और उत्तर प्रदेश के एक गांव में मेरा जन्म हुआ, वहीं परवरिश हुई, तो और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जो हमारी जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोगों के बच्चे थे, मतलब मेरे पिताजी के जैसे, वो भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे 5वीं तक, और आमतौर पे सभी का जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था, माध्यम जो पढ़ाई का था वो हिंदी था। मेरे 12वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने के बावजूद भी हिंदी से जुड़ाव होने की वजह कोई पारिवारिक माहौल नहीं था। उस मेरे ख्याल से वो मीडियम ऑफ एजुकेशन था। मेरा ऐसा मानना है कि भाषा के प्रति अनुराग उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उस भाषा के प्रति जिस भाषा में उसकी पढ़ाई हुई होती, जो माध्यम होता है। किसी भाषा की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के अंदर उस भाषा के प्रति वो अनुराग आमतौर पे नहीं दिखलाई पड़ता, अपवाद हो सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो मतलब मिडिल क्लास के बच्चे, अब पिछले 20 सालों में वो हिंदी माध्यमों स्कूल में गए ही नहीं। गांव के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीढ़ी में भाषा या साहित्य के प्रति वो अनुराग होगा, क्योंकि उसकी वजह नहीं। और जो लोग उन स्कूलों में जा रहे हैं वो गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, मिड डे मील और अन्य कारणों से जा रहे हैं। उनकी परचेजिंग पावर, जो समाज में हमारा जो तंत्र है, जिस किस्म का सिस्टम है, उसमें उनकी शायद परचेजिंग पावर ही इतनी कभी नहीं हो पाएगी कि वो किताबों को पढ़ने की दुनिया में, क्योंकि अगर इसको हम एक लग्जरी का मैं हिस्सा मानता हूँ, एक किस्म की लग्जरी है साहित्यिक किताबें पढ़ना इस देश में, तो उस तक वो पहुँच पाएंगे। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों की संख्या को बनाए रखना या बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी, आपने तो डरा ही दिया। यहाँ बहुत से लोग बड़े सपने लेकर के लिख रहे हैं और प्रकाशकों से अप्रोच कर रहे हैं, और आपने ऐसी बात कही जो आप भी कह सकते हैं, एक प्रकाशक ही कह सकता है, इस अनुभव को वही साझा कर सकता है। मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जो कारण बताया सोशल मीडिया का, चूँकि वो डीडी भारती का एक इंटरव्यू था, 40 साल पुराना है मेरे ख्याल से,
और जैसे देखते हुए मैंने ये बात सुनी, वो मैं स्मृति के मामले में अपना कोई दावा कभी पेश नहीं करता हूँ, तो आप ही की बात सही है। लेकिन हाँ, उसके बाद सोशल मीडिया ने जो रोल निभाया वो आप ज़रूर जिक्र कर रहे थे। लेकिन कुछ भी कहें शैलेश साहब, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, लेखक इस चुनौती को हमेशा मंजूर करता रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से अच्छे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं प्रकाशन के स्तर पर पहुंची नहीं और वे लोग चले गए। ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या लिखने का सीधा सा संबंध उसके बिकने पर जुड़ा हुआ है क्या? मेरे ख्याल से सीधा नहीं है। लिख लेने के बाद में या एक बार बिक लेने के बाद में यह संबंध तो थोड़ा पुख्ता हो जाता है, लेकिन लिखने की शुरुआत में यह संबंध प्रायः नहीं रहता है। इसलिए नई पीढ़ी, मुझे आशा है कि इस चुनौती को स्वीकार करेगी और इस चुनौती के साथ में अपना लेखन जारी रखेगी बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के।